बात करते हैं। इस समय इकॉनमी और बाज़ार दोनों में इस समय थोड़ी-सी मुश्किलें हैं और बजट पर ख़ास नज़र है, इसलिए हम इसे मेक और ब्रेक बजट भी कह रहे हैं। बजट से क्या उम्मीद है और मार्केट में इस समय क्या करना है? हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जुड़ी हैं, उनसे समझते हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाज़ारों में क्या हो रहा है इस समय? इतनी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस क्यों? और क्या आपका इस समय मार्केट को लेकर आउटलुक है? गुड मॉर्निंग अनुज। वैसे मतलब जो अंडर परफॉर्मेंस या फॉल की आप बात कर रहे हैं, इतना अप्रत्याशित चीज तो नहीं है। पिछले आप 18-19 साल में देखें तो लगभग हर साल 10% से ज्यादा का करेक्शन आया ही है। मेरे ख्याल खाली 3 या 4 साल ऐसे हैं जिसमें वो नहीं हुआ, और जिसमें एक 2023 भी था। तो जो 2024 के अंत में आपने ये जो देखा, वो 2 साल के बाद आप देख रहे थे कि 10% से ज्यादा इंडेक्स गिर रहे हैं। ये बात अलग है कि आप जो एवरेज स्टॉक को देखें, मीडियन स्टॉक को देखें, तो उनका फॉल ज़्यादा रहा। अभी तो मैंने एग्जैक्ट अभी तो नहीं देखा, 5-7 दिन पहले मैं देख रही थी कि इंडेक्स फॉल जहाँ 10-11% है, वहाँ जो एवरेज स्टॉक हर इंडेक्स के हैं वो कोई किसी में 25% गिरे हैं, किसी में 28%। उतना फॉल रहा है। इसीलिए शायद निवेशकों को जो दर्द महसूस हो रहा है वो इंडेक्स के फॉल में पूरी तरह से कैप्चर भी नहीं हो रहा है। जो एवरेज स्टॉक है वो ज़्यादा गिरा है इंडेक्स के फॉल से। और ये बात भी, जैसा मैंने आपके चैनल पे भी कई महीनों से, मेरे ख्याल कई तिमाही गुज़र गई, अब मैं ये कह रही थी कि जब मार्केट गिरेगा तो आपको ये जो एक तो जो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साह रहा है, जहाँ बहुत सारे थीमेटिक फंड्स आए हैं, वहाँ से सतर्क रहिए और छोटे स्टॉक्स में सतर्क रहिए। ये मैंने पिछली मेरे ख्याल 2-3 बार आपके चैनल पर आकर यही कहा था कि अगर पैसा बन गया है तो प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा लार्जर कैप, थोड़ा स्टेडी पोर्टफोलियो में जाइए। क्योंकि ये मार्केट की नियति होती है कि जब वो गिरते हैं स्टॉक, जब दोबारा मार्केट चलती है तो वही स्टॉक नहीं चलते हैं। नहीं तो अब रिटेल का सवाल ये होगा कि चलिए ठीक है, जिन्होंने वार्निंग साइंस नहीं सुने, अब क्या करें? अब अगर पोर्टफोलियो 35-40% टूट चुका है, क्या करना चाहिए था? वो तो खैर अलग बात है, लेकिन अब क्या करें? और क्या कुछ साइंस हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवरी दिखा सकता है, थोड़ा वापस कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है? उसमें आपको देखना पड़ेगा स्टॉक बाय स्टॉक की आपका कौन से स्टॉक ऐसे थे जो अ, ऊपर से गिर गए। हो सकता है 40% गिर गए हो, 50% गिर गए हो, लेकिन कोई स्टॉक जो 50% गिरता है वो और 50% भी गिर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वहां से वो बाउंस ही करेगा। तो जहां पर आपको वजन नहीं नजर आता है, कंपनी के फंडामेंटल्स उस तरह के नहीं हैं, तो वहां से तो निकल जाइए। अब लॉस बुक करना है तो लॉस बुक करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी भी मेरा वही कहना रहेगा कि जो लार्ज कैप मेन स्ट्रीम स्टॉक है वहाँ पर खतरा कम है। और मार्केट से पूरी तरह निकलने का समय नहीं है, लेकिन आपको सोच समझ के निवेश करने का समय है। अब जो लॉस हो गया, जो घाटा हो गया वो तो हो गया। हम लोग चाहते नहीं है लॉस बुक करना, ये भी हमारी फितरत होती है, लेकिन वो करना पड़ता है। बहुत सारे स्टॉक हैं जो आप इतिहास में देखें जो गिरते ही चले गए हैं, जो कभी वापस ही नहीं आए। तो इसलिए कोई चीज़ ऊपर से 30% गिर गई है या 40% गिर गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप उसमें निवेशित रहें और फिर इंतज़ार करें, क्योंकि पैसा आपको उसी स्टॉक में वापस नहीं बनाने का मन रखना चाहिए। पैसा कहीं से भी आए, वो पैसे का रंग वही होता है। अच्छा, मैं नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। आप हमेशा एफआईएस की टिप्पणी जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप उसको दरकिनार कर देती हैं हमेशा से। लेकिन एक आपसे व्यू चाहूँगा, मैक्रो फैक्टर्स कुछ जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर के बढ़ने की आशंकाएं हैं, अब ये भारत की तरफ कब आएगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कोलंबिया की तरफ फर्स्ट स्टेप में यूएस ने रिटेलिएट किया है। इसे रिटेलिएशन ही कहेंगे आई थिंक। ये और तीव्र हो जाए, इसके कितने चांसेस लग रहे हैं आपको, और शायद इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़े, इसका फियर है आपको लगता है? इसमें एक बात तो ये है कि इतने ज्यादा जितना वो कह रहे हैं उस तरह के टैरिफ वो हर तरफ बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो
जो अमेरिका की इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर बहुत बढ़ जाएगी। जैसा मैंने ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के शपथ लेने से पहले कहा था, नवंबर में ही कहा था जब उनके जीतने की खबर आई थी, कि मैंने कहा जो कह रहे हैं जो 7% टैरिफ चाइना पे और मेक्सिको और कनाडा पे टैरिफ, अगर वो सब करेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, तो ऐसा करने का चांस बहुत ही कम है। और थोड़ा बहुत वो डराते-धमकाते रहेंगे पूरी दुनिया को, ये बात तो स्पष्ट है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत कोई बहुत ज़्यादा अमेरिका को निर्यात नहीं करता है, तो आप जो अगर बोलें कि पॉलिसी साइड से कौन-सा सेक्टर थोड़ा वल्नरेबल है, तो आईटी सर्विसेज़ ही है, बाकी तो कोई हम लोग गुड्स तो इतने करते ही नहीं है निर्यात अमेरिका को कि हम लोग को उसका बहुत खतरा हो। ये ज़रूर है कि बीच में जैसे भारत बहुत सारी चीज़ों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने लगा था, शायद उस तरह की चीज़ें भी कम हो जाएँगी। ओके, अच्छा मैम, वो वही पहला प्रश्न दोबारा पूछूंगा। एफआईआईस, ये लिक्विडेशन जिस प्रकार की इमर्जिंग मार्केट्स में हमारी प्लेसमेंट है इस वक्त, या फिर जिस प्रकार की हमारी अर्निंग्स रही, आई मीन ऐसा लग रहा है कि एफआईआईस की रोज़ की एक ईएमआई बन गई है, मतलब एग्जिट रेशो उन्होंने तय कर लिया। भाई रोज़ 4,000 करोड़ रुपए बेचेंगे, 5,000 करोड़ रुपए पाएंगे। ये प्रेशर कब तक फील करेंगे हम? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि वो चीज़ का बहुत कोरिलेशन नहीं रहा है बाज़ार से। वो ज़रूर है कि कई बार होता है दोनों चीज़ें एक साथ हुई, लेकिन ऐसा भी समय होता है जब दोनों चीज़ें साथ में नहीं भी होती हैं। तो आप डेटा देखें तो वो बहुत कोरिलेशन नहीं है। अब वो बहुत हद तक पूरे विश्व में क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। अभी ये ज़रूर है कि इंडिया पे इमर्जिंग मार्केट के अंदर भी एफआईआईज़ ज़्यादा अंडरवेट है। तो वो स्थिति तो है। अभी एशिया में अभी भी जो कंसंट्रेशन है वो जापान जैसी मार्केट्स पे ज़्यादा है और भारत पे शायद कम है। बट उसपे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को देखने का, उस पर चिंता करने का बहुत फ़ायदा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा हमारी कंपनीज़, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ अर्निंग्स उसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बजट से कुछ उम्मीद रखें या बिल्कुल बिल्कुल नॉन इवेंट मान के चलें इसको? मेरे हिसाब से तो नॉन इवेंट ही मान के चलिए। मैं वैसे भी बजट से पहले और बजट के दिन अधिकतर मीडिया में आती नहीं हूँ। अभी इस बार भी सबको ना ही बोला है बजट के दिन भी आने के लिए। तो मेरी जो उम्मीदें बजट से रहती हैं वो शायद बाज़ार के बाकी लोगों से थोड़ा भिन्न रहती है। सबका कंसंट्रेशन रहता है पार्ट बी बजट का जिसमें टैक्सेस होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ सरकार को काम करना चाहिए, जिसका शायद नतीजा 1 साल के अंदर नहीं आता, बहुत वर्ष लगते हैं। लेकिन आपको जो सरकार को करना चाहिए वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, ये तीनों चीज़ों पर, क्योंकि उसी से अल्टीमेटली आपका जो आप थोड़ा लंबे समय के लिए देखें तो अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर है, कंज़म्पशन उसी पर निर्भर है। इसलिए कंपनीज़ के नतीजे भी कुछ हद तक उस पर ही निर्भर है। तो वो एरियाज़ हैं जहाँ अभी भी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है और अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम नहीं करेंगे तो रोज़गार के लायक आपकी पीढ़ी ही तैयार नहीं होगी। बिल्कुल। तो देवीना जी, इस समय अगर किसी को फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना हो तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ डालें? आई नो आप मोर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखती हैं, लेकिन कोई जी। पर्टिकुलर थीम जो आपको सबसे अच्छी लग रही हो? हाँ, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक्स तो रखते हैं और उसके कारण थीम एक तरह से निकल के आती है। तो मैं आज की डेट पे देखूँ तो हमारे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा ओवरवेट जो है वो फार्मा है। फार्मा हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में भी कुछ हम लोगों ने एग्ज़िट भी किया है, लेकिन फार्मा अभी भी बहुत ओवरवेट है। ऑटो थोड़ा बहुत ओवरवेट होगा, आईटी ओवरवेट है और उसके अलावा केमिकल्स में भी थोड़ा ओवरवेट हो गया है, पर वो स्टॉक स्पेसिफिक है बिकॉज़ केमिकल बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें बहुत सारी छोटी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ नहीं है। इसी के कारण इंडेक्स में वेट केमिकल्स का काफ़ी कम है, पर कंपनीज़ बहुत सारी हैं, तो उसमें कुछ कंपनीज़ उभर के आई हैं। एफएमसीजी में ज़रा-सा ओवरवेट है, तो लगभग ये हमारा होगा। इस बार इस रीबैलेंस में अभी भी हम लोग बहुत अंडरवेट हैं बैंक्स में, लेकिन थोड़ा बहुत बैंक में बढ़ाया है वेटेज। बैंक्स वेटेज बढ़ा है। अच्छा मैम, ये
जो प्राइस डैमेज कैपिटल गुड्स में हुआ है, अब कैपिटल गुड्स पे मेरा प्रश्न लाजमी है कि बजट से पहले काफ़ी करूंगा भी, वित्त मंत्री क्या करती हैं रिगार्डिंग कैपेक्स एक्सपेंडिचर, बट यहाँ पे कुछ आप लोगों ने हंटिंग की है क्या कैपिटल गुड्स में? आई मीन जिस प्रकार का प्राइस डैमेज L&T, सिमेंस, ABB और कमिंस में हुआ है उसके बाद? एक्चुअली इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल मशीनरी जो सेक्टर था, वहाँ हम लोग ओवरवेट बहुत पहले से थे। अधिकतर फंड मैनेजर को ये थीम समझ में आई 2023 में। हम अक्टूबर 2021 से इसमें ओवरवेट थे। हमारे सिस्टम्स ने दिखाया था कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, और 3 साल तक हम लोग ओवरवेट थे। पिछली तिमाही में अक्टूबर में हम इसमें अंडरवेट हो गए 3 साल ओवरवेट होने के बाद। लेकिन इस बार जैसा कि आपने कहा कि वो प्राइस चेंजेस के बाद अब फिर से कुछ स्टॉक्स उसमें वापस आए हैं, तो थोड़े हम लोगों ने फिर ऐड किए हैं, थोड़ा बहुत अब स्लाइटली ओवरवेट हो गए हैं फिर से। ऑल राइट, देवीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर बात करेंगे आपसे अगले कुछ हफ्तों बाद कुछ और मार्केट टॉपिक्स पर।